नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह विद्वाल। हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के एक विशेष टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठे और उसको ध्यानपूर्वक पढ़े। और ये टॉपिक कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम आपको जो 11वीं क्लास पढ़ा रहे हैं वो एज ए फाउंडेशन के तरीके से पढ़ा रहे, यानी हम आपको थ्योरेटिकल तरीके के साथ साथ में हम आपका जो कंपटीशन का जो बेस है उसको भी मजबूत कर रहे हैं। तो आप जो हमारे बनाए गए जो वीडियो है उनको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़े, साथ में याद करते चले। तो और आपके कोई भाई बहन वगैरह कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहा हो तो उसके लिए भी ये वीडियो, चाहे राजस्थान संबंधी चाहे नेशनल संबंधी कोई भी एग्जाम हो जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हो, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा आपके लिए। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना है वो असंभव कार्य तो नहीं है, लेकिन कठिन कार्य अवश्य है। मनुष्य के पास में अभी तक ऐसा कोई साधन नहीं है कि पृथ्वी के अंदर के झांकी को देख चुका है। जैसे ये पृथ्वी है, अब इसमें पृथ्वी के अंदर केंद्र के अंतर्गत क्या भरा हुआ है, पृथ्वी अंदर से क्या ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। कई बार इसमें तेल के कुएं के लिए खुदाई की गई थी, लेकिन वो 10-12 किलोमीटर तक ही की गई है, इससे आगे खुदाई नहीं हो चुकी है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं है कि पृथ्वी अंदर से क्या ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। तो इसमें कुछ स्रोत है, पृथ्वी की जानकारी के कुछ स्रोत है, कुछ प्रत्यक्ष स्रोत है, कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो उन स्रोतों के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है कि पृथ्वी अंदर से किस तरह की है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, इनके बारे में देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। तो देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के स्रोत है, इन स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो स्रोत है अप्रत्यक्ष स्रोत और एक है प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत और एक है प्रत्यक्ष स्रोत। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी दो स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। तो देखिए, ऐसे स्रोत जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, ऐसे स्रोत जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। तो देखिए, ऐसे स्रोत जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी जो दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसे स्रोत जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, ऐसे स्रोत जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। ऐसे स्रोत
जिनसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है वो कहलाते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। अब देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे दाब, दूसरा तापमान और तीसरा घनत्व। और प्रत्यक्ष स्रोत है जैसे ज्वालामुखी, और भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। और उल्काएं, ये कहलाते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, जिनसे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए दाब, ताप, दाब और घनत्व, तो देखिए इनके आधार पर पता लगाते हैं। ताप, दाब और घनत्व ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष स्रोत है, ऐसे स्रोत है कि जिनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहले ताप, तापमान के आधार पर प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की अवस्था में, जैसे ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में। तो देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए परीक्षणों के आधार पर पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई के साथ साथ में तापमान बढ़ता है। देखिए पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी का जो सतह है, इससे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं तो इसमें प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो देखिए आपको ये दो बात ध्यान में रखनी है कि पृथ्वी का जो तल है, इस तल से पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो गहराई में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अब पृथ्वी का जो केंद्र है, ये केंद्र है, ये जो पृथ्वी का केंद्र है, ये 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। देखिए आपको दो सामान्य बातें ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के अंदर गहराई की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, जबकि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। तो देखिए अगर पृथ्वी के धरातल से अंदर की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, और पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। ये तो सामान्य जानकारी है। अब पृथ्वी का केंद्र देखिए, पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6371 किलोमीटर है। अब पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो देखिए 40 किलोमीटर की गहराई पर, 40 किलोमीटर की गहराई पर लगभग पृथ्वी के जो अंदर का तापमान है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 40 किलोमीटर गहराई पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 43 किलोमीटर की गहराई पर 43 किलोमीटर की गहराई पर यह तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और 100 किलोमीटर की गहराई पर, 100 किलोमीटर की गहराई पर 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 400 किलोमीटर की गहराई पर यह तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और 5100 किलोमीटर की गहराई पर यह तापमान लगभग 4300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो देखिए अब इससे पता चल रहा है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते तो गहराई में तापमान, जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है, तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तापमान लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, यानी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से तो तापमान अधिक ही रहता है, और इस तापमान पर कोई भी वस्तु का ठोस रहना संभव नहीं है। तो इस बात से, ताप के आधार पर यह पता चलता है कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, वो केंद्र है, वो ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन इस बात का कई विद्वान खंडन करते हैं कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने के साथ साथ तापमान बढ़ता है,
तो पृथ्वी के अंदर कुछ भाग ऐसा है जहां पर तापमान बढ़ने की बजाय घटता है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं तो कुछ भाग तो ऐसा है जहां पर तापमान बढ़ता है, कुछ भाग ऐसा तापमान घटता है। तो देखिए इसके आधार पर यह पता चलता है कि कोई क्लियर पता नहीं चला कि पृथ्वी का अंदर का तापमान ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में। तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर का कुछ भाग तो ठोस अवस्था में और कुछ भाग तरल अवस्था में, यानी जहां पर ताप अधिक होता है वो तरल अवस्था में हो सकता है और जहां पर तापमान कम है वह ताप ठोस अवस्था में हो सकता है। अब बात करते हैं दाब। तो देखिए पृथ्वी के अंदर गहराई के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जैसे आग्नेय, अवसादी, कायन तत्व, ये 3 प्रकार चट्टानें पाई जाती है। तो ये चट्टानें क्या है कि पृथ्वी के ऊपर एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान है, दाब बना हुआ है। तो इस दाब के कारण जो पृथ्वी है वो ठोस अवस्था में बनी हुई है। लेकिन कभी भी जब भूगर्भिक हलचल होती है, जैसे ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है, तो इन चट्टानों का जो दाब होता है वो दाब कम हो जाता है और दाब कम होने के कारण जो चट्टानें हैं वो पिघल जाती है। जब आप देखिए घरों में जो गैस का सिलेंडर रहता है, गैस के सिलेंडर के अंदर आप उस गैस भरी रहती है, आप उसको हिलाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है और आप उसको ऊपर से दाब को कम कर देंगे। जैसे ऊपर से आपने दबा दिया, उसको सिलेंडर के दाब किया, तो जैसे ही ऊपर से दाब कम हुआ तो तरल अवस्था से वो गैस अवस्था में बन जाती है, यानी अपनी अवस्था बदल लेती है। तो देखिए तरल अवस्था से गैस की अवस्था में आ गई। तो इसी प्रकार से ये दाब के आधार पर यह मान जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है, पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। लेकिन कभी भी जब भूगर्भिक हलचल होती है, जैसे ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है, तो उन भूगर्भिक हलचलों के कारण जो चट्टानों का दाब है वो दाब कम हो जाता है और कम होने के कारण ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आ जाती है। तो देखिए इससे ये पता चल रहा है कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो ठोस अवस्था में और दाब कम होने पर वो कैसी अवस्था में जाती है, तरल अवस्था में। अब है घनत्व। देखिए अगला तीसरा पॉइंट है घनत्व। तो देखिए घनत्व के आधार पर यह पता चलता है कि किसी भी पदार्थ का जितना अधिक घनत्व होता है वो उतना ही भारी होता है। किसी भी पदार्थ का जितना घनत्व होता है वो उतना ही भारी होता है। देखिए आप जैसे 6ठी 7वीं क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। जैसे आप देखिए कि जैसे ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है और इस पानी के ऊपर ये बर्फ का टुकड़ा ये तैर रहा है। तो देखिए मैं अभी आपको बताया था कि जो पदार्थ जितना भारी रहता है उसका घनत्व अधिक होता है और भारी पदार्थ कहाँ रहेगा? नीचे। तो आप देखिए इसमें नीचे क्या है? नीचे क्या है? पानी। तो पानी का घनत्व क्या है? अधिक। पानी का घनत्व अधिक। और ये जो बर्फ है ऊपर है तो इसका घनत्व क्या है? कम। बर्फ का घनत्व कम है। तो आप देखिए कि जिस पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होता है तो वो पदार्थ क्या होता है? भारी रहता है और भारी पदार्थ हमेशा नीचे रहता है। इसमें एक विद्वान ने कहा है कि बेगर कॉलम द लेसर डेंसिटी एंड स्मॉल कॉलम द ग्रेटर डेंसिटी, यानी जो पदार्थ जितने ऊंचे रहते हैं उनका घनत्व उतना ही कम होता है और जो पदार्थ जितने गहरे रहते हैं उनका घनत्व उतना अधिक होता है। तो बेगर कॉलम द लेसर डेंसिटी एंड स्मॉल कॉलम द ग्रेटर डेंसिटी। तो देखिए पृथ्वी के घनत्व के बारे में बात, आप पृथ्वी का ये केंद्र है। अब पृथ्वी के अंदर अगर पृथ्वी का जो ऊपर का सतह का घनत्व है ये 2.7 है। अब इसके बाद 2.7 से यहाँ पर 2.9 हो जाता है, 9 के बाद में यहाँ पर 4.7 हो जाता है, 7 के बाद में घनत्व 11 हो जाता है। अब देखिए पृथ्वी का केंद्र का ये घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो अब इस बात से घनत्व के आधार पर यह साबित हो रहा है कि पृथ्वी का जो केंद्र है ये केंद्र भारी पदार्थों से बना हुआ है। कैसे पदार्थों से बना हुआ है? भारी पदार्थों से। तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ये 3 स्रोत पढ़े। अप्रत्यक्ष स्रोत, सबसे पहले तापमान पढ़ा था। तापमान के आधार पर यह पता चला कि प्रारंभिक अवस्था में तो ये पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में होना चाहिए। कैसी अवस्था में होना चाहिए? तरल अवस्था में। लेकिन पृथ्वी के अंदर कुछ भाग ऐसा है जहां पर तापमान बढ़ने की बजाय घटता है। तो पृथ्वी अंदर तरल होते हुए ठोस की तरह व्यवहार करती है। और दाब के आधार पर यह पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी चट्टानें पाई जाती है जिससे पृथ्वी ठोस अवस्था में। लेकिन जब कभी भी पृथ्वी के अंदर
वो भूगर्भिक हलचल होती है, तो भूगर्भिक हलचलों के कारण चट्टानों का दाब कम हो जाता है और दाब कम होने के कारण जो चट्टान है वो अपनी अवस्था बदल लेती है, यानी ठोस अवस्था से कैसी अवस्था में आ जाती है, तरल अवस्था में। अब घनत्व के आधार पर पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर का घनत्व बढ़ता जाता है। तो इससे साबित होता है कि पृथ्वी के का जो आंतरिक भाग है वो भारी पदार्थों से बना हुआ है। तो ये थे अप्रत्यक्ष स्रोत। अब आते पृथ्वी के जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत। देखिए पृथ्वी की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत। तो देखिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, तो देखिए ज्वालामुखी के आधार पर देखिए जब ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी आते समय क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरल मैग्मा निकलता है, तरल मैग्मा। देखिए मैग्मा और एक शब्द है लावा, मैग्मा और लावा, इनमें क्या अंतर है कि जब ये जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो गर्म पदार्थ निकलता है, तरल गर्म पदार्थ निकलता है, पृथ्वी के अंदर रहता है, तो ये कहलाता है मैग्मा, और जब बाहर निकल कर ये ठंडा हो जाता है तो ये कहलाता है लावा। तो मैग्मा और लावा एक ही बात है। तो पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी आते हैं तो ज्वालामुखी आते समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरल मैग्मा निकलता है। तो इस मैग्मा के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर का ताप अधिक है, लेकिन पृथ्वी अंदर से कैसी अवस्था में, तरल अवस्था में है। लेकिन इस बात को कई विद्वान सही नहीं मानते, ये मानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर तरल मैग्मा भरा हुआ है और इसे मैग्मा चेंबर कहते हैं, मैग्मा चेंबर। तो ज्वालामुखी के आधार पर यह पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जहां पर तरल मैग्मा भरा हुआ है। अब आते भूकंप, दूसरा जो प्रत्यक्ष स्रोत है भूकंप। तो भूकंप के आधार पर कैसे पता चलता है, देखिए भूकंप के आधार पर कैसे पता चलता है कि पृथ्वी किस अवस्था में। देखिए भूकंप, जब भूकंप आता है तो भूकंप के अंतर्गत पृथ्वी में कंपन होता है और भूकंपीय तरंगों का जो अंकन किया जाता है वो सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। एक यंत्र है सीस्मोग्राफ, और सीस्मोग्राफ यंत्र से इसका अंकन किया जाता है। ये भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य है ये पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। इनके आधार पर सही पता चलता है कि देखिए जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरंगें चलती है, 3 प्रकार की तरंगें चलती है, PSL, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगें। प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लैंड, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगें। अब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग है, ये 3 प्रकार की तरंगें हैं। 3 प्रकार की तरंगों की अलग अलग विशेषता है कि जो कुछ तरंगें ऐसी होती है कि इनकी गति भी अलग रहती है। तो P प्रकार की जो तरंगें होती है वो सभी प्रकार के ठोस पदार्थ में भी ये आसानी से प्रवेश कर जाती है, जबकि जो द्वितीयक तरंगें होती है, ये द्वितीयक तरंगें क्या होती है कि जो द्वितीयक तरंगें होती है ये तरल भाग में मुड़ जाती है, तरल भाग में ये मुड़ जाती है, ये द्वितीयक तरंगें। जबकि जो धरातलीय तरंगें इनकी सबसे धीमी गति रहती है और ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में चलती है। तो देखिए जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 प्रकार की तरंगें चलती है, P, S और L। अलग अलग विशेषता है कि P प्रकार की जो तरंगें होती है ये तरंगें ठोस भाग में चलती है और द्वितीयक तरंगें ये तरल भाग में से मुड़ जाती है और L तरंगें धरातलीय तरंगों में चलती है। तो इससे ये साबित होता है कि यदि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक जैसे पदार्थों से बना होता, जैसे या ठोस पदार्थों से बना होता या तरल पदार्थों से बना होता, तो इन तरंगों की गति समान होनी चाहिए, जबकि इन तरंगों की गति अलग अलग है, 3 प्रकार की तरंगें। तो इससे यह साबित होता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो एक समान पदार्थों से बना नहीं है। तो हमने ये पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के स्रोत पढ़े थे, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। अब
पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, इसके बारे में एक विद्वान ने स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के बारे में बताया। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो देखिए स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए जो स्वेस नामक विद्वान है, इसने पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परत बताई है। पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है, सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं क्रस्ट, ऊपरी भाग है ये कहलाता है क्रस्ट या भूसतह या भूपरपटी। पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो क्रस्ट, भूसतह या भूपरपट्टी कहलाता है। और इसके नीचे 3 परत पाई जाती है, सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी निफे। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें, सियाल, सीमा और निफे। तो देखिए ये स्वेस नाम के जो विद्वान है, इसने स्वेस नाम के विद्वान है, इसने पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परत मानी है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में सियाल, सीमा और निफे। तो देखिए जो ये स्वेस नामक विद्वान है, इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हुए कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसकी 3 परत बताई है। और इसका जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग परतदार चट्टानों से बना हुआ है, परतदार चट्टानों से बना हुआ है। और इसको कहते हैं कष्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को कष्ट कहते हैं। और ये सिलिकेट और फेल्सपार का बना हुआ है, सिलिकेट व फेल्सपार का। तो देखिए पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। और ये सिलिकेट और फेल्सपार का बना हुआ है। और इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है ये लगभग 50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 किलोमीटर होती है। तो देखिए स्वेस ने जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा, क्रस्ट या भूसतह। और ये परतदार चट्टानों से बना हुआ है, परतदार चट्टानों में सिलिकेट और फेल्सपार का बना हुआ है।
और इसका घनत्व 2.7 होता है। घनत्व कितना होता है? 2.7 इसका ये घनत्व होता है। अब इसमें देखिए कष्ट के नीचे अगली जो सबसे पहली परत है सियाल, देखिए नंबर 1 सियाल। ये परतें ग्रेनाइट की बनी होती है। ग्रेनाइट की बनी होती है। तो देखिए जो सियाल परत है ये ग्रेनाइट की बनी होती है और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, देखिए SiL, ये सिलिका और एल्यूमिनियम का दिखता होती है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इस परत के अंतर्गत सिलिका और एल्यूमिनियम का दिखता होती है और इसका जो घनत्व है, घनत्व 2.7 से 2.9 होता है। इसका घनत्व 2.7 से 2.9 और इसकी गहराई इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर होती है। गहराई 50 से 300 किलोमीटर होती है और महाद्वीपों की रचना सियाल परत हुई है। महाद्वीपों की रचना, महाद्वीपों की रचना इस परत से हुई है। महाद्वीपों की रचना इस परत से हुई है। इस परत में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। इस परत में रेडियो एक्टिव पदार्थ इस परत में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, थोरियम। तो देखिए ये पहली परत है सियाल। ये किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट की बनी होती है और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का दिखता होती है। इसका घनत्व 2.7 से 2.9 होता है। इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर होती है और इसकी जो सियाल परत है इसकी रचना महाद्वीपों से हुई है और इस परत में रेडियोएक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम और थोरियम। अगली परत आती है सीमा। देखिए अगली परत है सीमा, नंबर 2 सीमा। इस परत में बेसाल्ट की अधिकता होती है। इस परत में बेसाल्ट की अधिकता होती है और ये सिलिका और मैग्नीशियम बनी होती है। देखिए इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 होता है। घनत्व 2.9 से 4.7 होता है और ज्वालामुखी इसी परत से आते हैं। ज्वालामुखी इसी परत से आते हैं और इसकी जो गहराई होती है वो 1000 से 2000 किलोमीटर। गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर और महासागरों के नीचे यह परत पाई जाती है। महासागरों के नीचे यह परत पाई जाती है। और तीसरी परत है निफे। तीसरी परत है निफे।
तो देखिए नाम से पता चला है कि ये परतें निकिल और फेरस की बनी होती है, निकिल और फेरस की अधिकता होती है इसके अंतर्गत, निकिल और फेरस यानी लोहा, फेरियम कहते हैं इसको। और इसका जो घनत्व होता है वो 11 होता है, घनत्व इसका 11 होता है। और इस परत के अंतर्गत चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, चुंबकत्व। इस परत में चुंबकत्व गुण पाया जाता है और इसकी गहराई पृथ्वी के केंद्र तक, गहराई यानी 6371 किलोमीटर तक। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो सुएज नामक विद्वान है इसने 3 परत बताई है, सियाल, सीमा और निफे। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है ये ऊपरी भाग कहलाता है क्रस्ट, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है ये कहलाता है क्रस्ट, ये क्रस्ट है ऊपरी। और ये परतदार चट्टानों से बना हुआ है जिसमें सिलिकेट और फेल्ड्सपार की अधिकता होती है। इसकी गहराई 50 किलोमीटर होती है और घनत्व 2.7 होता है। इसी प्रकार से जो पहली परत है सियाल, ये ग्रेनाइट की बनी होती है, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, घनत्व 2.7 से 2.9 होता है। इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर होती है और महाद्वीपों की रचना इस परत से हुई है। इस परत में रेडियोएक्टिव पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, थोरियम आदि पाए जाते हैं। और दूसरी परत जो है सीमा, ये बेसाल्ट की बनी होती है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, घनत्व 2.7 से 4.7 होता है। और इसमें ज्वालामुखी इसी परत से आते हैं, सीमा से आते हैं ज्वालामुखी, और गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर। और तीसरी है निफे, इसके में निकिल और फेरस की बनी होती है, घनत्व 11 होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है और गहराई 6371 किलोमीटर होती है। तो आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, इनके बारे में अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि ये समझ में आया होगा और ये टॉपिक कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।